हेलो एवरीवन। मैं अशोक वर्मा। एएमबी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक नेक्स्ट लेक्चर, और लेक्चर में भी आपको पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे लिंक जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे के सारे आज मैं कराऊंगा, और बड़ा धीमे धीमे मैं आपको बताऊंगा कि कब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, कब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। वो सारी की सारी बात मैं शुरू करता हूँ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा। जितना आप साथ साथ लिखते रहेंगे बिल्कुल समझ में आता रहेगा। मैं शुरू करता हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको शॉर्ट में हम बीबीटी भी कह सकते कहते हैं। बीबीटी भी आपने लिखा देखा होगा। बीबीटी को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। अब ये थ्योरी क्या क्या बताती है? सबसे पहली चीज तो आपको ये बताती है ये थ्योरी किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। ये वैलेंस थ्योरी पहले हाइब्रिडेशन के बारे में स्पष्ट बताती है, यानी कि हाइब्रिडेशन आपको पता लग जाएगा। हाइब्रिडेशन आपको पता लग जाएगा इस थ्योरी को पढ़ने के बाद। और दूसरी बात आपको सबसे मेन जो पूछी जाती है, ये तो पूछा जाता है हाइब्रिडेशन, और जो पूछा जाता है वो है मैग्नेटिक नेचर के बारे में। ये बताती है उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, यानी उसका चुंबकीय गुण क्या होगा। हाइब्रिडेशन मतलब संकर्ण उस पर क्या होगा। संकर्ण के बारे में आपको पता लग जाएगा। हर किसी कंपाउंड, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन सा संकर्ण होगा आपको मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट आपको मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक नेचर के बारे में पता लग जाएगा, यानी कि चुंबकीय गुण उसका कैसा है। ये दो टाइप का है चुंबकीय गुण। पहला डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक के बारे में आप पता देंगे, और दूसरा है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक अपनी अपनी कॉपी लेकर के बैठिएगा और साथ के साथ उसको लिखिएगा भी। पहली चीज डायामैग्नेटिक के बारे में आपको पता लगेगा। दूसरी बात आपको पैरामैग्नेटिक के बारे में आपको पता लगेगा। अब डायामैग्नेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। मैं यहां लिख देता हूं, प्रतिचुंबकीय। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिचुंबकीय। और पैरामैग्नेटिक को कहते हैं अनुचुंबकीय। इसको हम कहते हैं बेटा अनुचुंबकीय। ये बात आपको इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगी। दरअसल इस थ्योरी पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आऊँगा और एग्जाम्पल्स के द्वारा उस चीज़ को मैं आपको समझा दूंगा पूरी बात। तीसरी बात आपको ये पता लग जाएगी इसमें उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण उसका क्या होगा। ये तीसरी बात आपको पता लग जाएगी। तो तीन क्वेश्चन तो बड़े आराम से आप बड़े इत्मीनान से जब इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। चौथी बात आपको पता लग जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में आपको पता लग जाएगा। तो देखिए ये थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप इस थ्योरी के सारे क्वेश्चंस जब आप करने बैठेंगे तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं थ्योरी कहाँ है और इसकी एग्जाम्पल्स कहाँ हैं। तो मैं विद एग्जाम्पल्स आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आप भी मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, तो आप हर क्वेश्चन का जवाब 2 या 3 मिनट में आप दे पाएंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत पूछता है, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और ये पदार्थ जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है,
इसमें कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय है, यानी कि कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और उस पर संकर्ण यानी उस पर हाइब्रिडेशन कितना है, इस बात के बारे में पूछा जाता है। तो ध्यान से बैठिएगा, मैं शुरू करता हूं। आज का इन 4 टॉपिक को कवर करता हूं, और कवर करते हुए इस 4 टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर पाएंगे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। एक ले लेता हूं कंपाउंड, और कंपाउंड में इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। ये सारी बातें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, चाहे तो नोट कर लीजिएगा, पर कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये 4 बातें मैं आपको बता दूंगा हर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। अच्छा, जब मैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स करा दूंगा तो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे आपके सामने, वो मैं बाद में कराऊंगा। जहां वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लागू नहीं होती है, जहां पर इस ये थ्योरी फेल हो जाती है, तब हमें पढ़नी पड़ती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो बाद की बात है। फिलहाल मैं चलता हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। चलिए, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ लाइनें आपको याद करनी पड़ेंगी। वो लाइनें आपको याद करनी पड़ेंगी। वो पहले लाइन आप लिख लीजिएगा, वो आपको याद करनी ही पड़ेगी, तब ये आपको समझ में अच्छा आएगा। मैं यहाँ एक चार्ट बना देता हूँ ज्योमेट्री के बारे में। हाँ, ज्योमेट्री के बारे में भी बता देगी, हाइब्रिडेशन भी ज्योमेट्री भी बता देगी। देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया, पर यहाँ भी मैं बता के चलूंगा ये क्या लफड़ा होता है, क्या बवाल इसमें होता है। नेक्स्ट आपको पढ़ा चला हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरी बात है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति के बारे में आपको पता लग जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसका हाइब्रिडेशन होता है एसपी। एसपी हाइब्रिडेशन होता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। एक एस का हो गया, एक पी का हो गया, टोटल 2 हो गए। उसकी ज्योमेट्री आती है लीनियर, लीनियर आती है, यानी रेखीय उसकी ज्योमेट्री होती है, यानी उसकी ज्यामिति जो होगी वो रेखीय होती है, एक रेखा में होती है, एक प्लेन में होती है। दूसरी बात, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 3 आता है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक एस का, पी के 2, टोटल 3 हो गए। और उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ये इसकी ज्योमेट्री होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद आप अपने आराम से बता सकते हैं कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। अगर 3 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अगर 4 आता है बेटा, अगर 4 आता है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, 2 तरह का हाइब्रिडेशन आपके सामने नजर आएगा। एक आएगा sp3 और एक आएगा dsp2। अगर sp3 हाइब्रिडेशन आता है तो उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होती है। अगर sp3 हाइब्रिडेशन आता है तो उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। पहली चीज। अगर हाइब्रिडेशन dsp2 आता है तब उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल, तो उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर हाइब्रिडेशन dsp2 आता है तो सही। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है उस केस में भी 2 प्रकार के हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, sp3d मिलेगा, एक s का, p के 3, 4 और d का 1, 5, या आपको मिलेगा dsp3,
अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d आता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर, उसकी ज्योमेट्री होगी बेटा स्क्वायर पिरामिडल होगी, पिरामिडल होगी। और अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp3 आता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, बाई पिरामिडल होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। अगर 6 की बात करें हम 6 के लिए तो उसमें भी दो प्रकार के हाइब्रिडेशन आपको मिलेंगे, sp3d2 मिलेगा या d2sp3 मिलेगा। लेकिन एक आसान बात इसमें ये हो जाएगी कि उसकी जो ज्योमेट्री आएगी दोनों ही केसेस में एक ही ज्योमेट्री होगी, वो होगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ये कहानी है इसकी बेटा। तो यहां पर ध्यान देना है थोड़ा सा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, और उनमें कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो उस हिसाब से हम अनुमान लगा लेंगे कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। यानी पहले हमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मालूम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के बारे में बात कर पाएंगे। तो ये बात इसको नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट का समय मैं आपको दे देता हूं, ध्यान से बेटा बात कर लीजिएगा। इसमें ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन में किस किस तरीके का काम हमें करना है। ये आपको याद करना है। टाइम थोड़ा लगेगा, 15 मिनट 20 मिनट, पर इसको याद करके बैठिएगा। अब मैं एक बात पर और चलता हूं, जो चीज आपको याद रखनी है उस पर मैं बात करता हूं, और वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लिगेंड के बारे में लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ लिगेंड क्या होता है, यहाँ भी थोड़ा बहुत बात कर लूंगा मैं लिगेंड के बारे में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वीक फील्ड क्या होते हैं। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी। तो ये दोनों ही लिगेंड आपको ध्यान रखने हैं, वो टॉपिक भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ उस पर, उसके बाद में आप लिख लीजिएगा और फिर उसको रिवाइज करके अपना स्टडी आप कर सकते हैं। चलिए लिखता हूँ बोर्ड पर, बने रहिएगा मेरे साथ, और इसको मैं एडिट कर देता हूँ। चलिएगा, आज थोड़ा बोर्ड भी थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बच्चों ने भी पहले भी कंपेयर किया, सर जो आप लिख पा रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, पर आज आपको मेरी आवाज़ भी समझ में आएगी और मेरा जो लिखा हुआ है वो भी आपको समझ में आएगा। मैं बात करता हूँ वीक लिगेंड की, मैं बात करता हूँ पहले। वीक लिगेंड के बारे में आप देख लीजिए बेटा। वीक लिगेंड के बारे में आप देखिए, आई नेगेटिव, मैं CLT चलूंगा, सबसे वीक, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा और थोड़ा, समझ में आ रही बात। सबसे पहले सबसे वीक को लेकर चलूंगा, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा वीक नहीं, ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग। तो मैं इनिशियल स्टेज से मैं बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा वीक से मैं बात करता हूँ। आई नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा, आई नेगेटिव। उसके बाद उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग आ जाएगा BR नेगेटिव, और उससे ज़्यादा SCN नेगेटिव। ये 3 लिगेंड आपके पास होते हैं। इसके बाद Cl नेगेटिव, इसके बाद S नेगेटिव 2, उसके बाद F नेगेटिव, उसके बाद एल्कोहल, और फिर है ऑक्सलेट नेगेटिव 2, उसके बाद है पानी H2O। मैं दोबारा लिखूं यहाँ, आप चाहें तो आप दिखाए आई नेगेटिव,
Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, S नेगेटिव 2, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, ऑक्जेलेट OH नेगेटिव, OX नेगेटिव 2, उसके बाद H2O। अगर ये लिगेंड आपके होंगे तो आपको पेयरिंग बिल्कुल नहीं करनी, इन्हें वीक लिगेंड के नाम से जाना जाता है। अब मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मैंने यही लाइन को यहाँ नोट कर दिया है, थोड़ा सा हमारी जगह कम थी इसलिए मैंने एक बार फिर इसको लिख दिया है। मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की भाई याद कर लेना आप लोग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में ये जो आप देख पा रहे हैं SCN, इसको उल्टा कर दीजिए आप, NCS लिख दो। सबसे स्ट्रॉन्ग तो यही होता है NCS, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में सबसे पहला NCS नेगेटिव, उसके बाद में EDTA, EDTA 4 नेगेटिव, NCS नेगेटिव, EDTA 4 नेगेटिव, और फिर आ जाता है आपका अमोनिया। ये 3 लिगेंड आपको यहां नजर आ रहे हैं। मैंने बोल दिया NCS, EDTA नेगेटिव, अमोनिया, और उसके बाद में आपको मिलेगा EN का बोल मतलब है एथिलीन डाइएमीन। दोबारा देखिएगा, NCS हो गया, उससे ज्यादा EDTA नेगेटिव 4 हो गया, फिर अमोनिया हो गया, फिर EN हो गया। EN का मतलब मैं लिख देता हूं, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको साफ करके। EN का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, EN का मतलब है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। EN का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन। आप चाहें तो स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं यहां, चलिए। CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2, ये होता है एथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला। ये डाइडेंटल लिगेंड होता है। EN जहां होगा वो एथिलीन डाइएमीन होगा, CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2। अच्छा, एक बार यहाँ पर ऑक्सिलेट भी आ गया है, इसका भी जरा फुल फॉर्म लिख लो अपना। अगर मैं OX की बात करूं, OX नेगेटिव 2 की बात करूं, COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव, ये होता है ऑक्सलेट का फॉर्मूला। यानी इसकी जगह आपको ये आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। ये तो ज्योमेट्री के बारे में मैंने पहले बता दिया, वहां थोड़ा ध्यान देना है। और बचा कुछ आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड पर आपको ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका NO2 नेगेटिव, ये आपको याद करना है, नाइट्रो के नाम से जाना जाता है। अब आगे आपको या CN साइनाइड है आपका, और CO, ये आपको इतने सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको याद करने हैं। अब ये जो लिगेंड होंगे इनमें से कोई भी होगा तो वो पेयरिंग कर जाएगा, और जो ऊपर वाले होंगे वो पेयरिंग नहीं करेंगे। मैं सीरीज से लगाया, सबसे कम सबसे ज्यादा CO, सबसे स्ट्रॉन्ग में आएगा CO, उससे कम स्ट्रॉन्ग, 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 उससे कम स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग में सबसे कम स्ट्रॉन्ग की बात करें तो NCS आएगा, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग की बात करें तो CO आएगा। ऐसी वीक में अगर बात करें, सबसे कम जो वीक होगा वो आपका H2O होगा, सबसे ज्यादा जो वीक होगा वो I नेगेटिव होगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने सीरियलिटी से आपको लिख दिया है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, और यहां से कहानी शुरू होती है उन 4 टॉपिकों की जो मैंने आपको अभी पहले बताए थे। हाइब्रिडेशन बताया था, मैग्नेटिक नेचर बताया था, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताया था, और मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने आपको बताया था। ये 4 टॉपिक आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, पर आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी जो
आने वाले टॉपिक के लिए मदद आपकी करेगी। चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ शुरू करता हूं आज का टॉपिक, आज की जो क्वेश्चन। चलिएगा मैं इसको मिटा देता हूं भाई। CNT से आप याद कर लेना, काम हो जाएगा। मैं पहला कंपाउंड से शुरू करता हूं आपको। पहला कंपाउंड आपका है K4FeCN6। ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये आपको दिया हुआ है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। वो आपसे पूछा जाएगा ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, यानी कि डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, या इस पर संकरण कौन सा है, यानी इसका हाइड्रोजन कौन सा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है। पहले मैं बात करूंगा हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे उसकी मैं बात करूंगा। स्टेप बाय आपको काम कराऊंगा तो आनंद आएगा आपको पढ़ने में। सबसे पहले आप यहां देखिएगा सेंट्रल मेटल एटम जो आपको दिखाई दे रहा है, Fe, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस Fe की वैलेंसी कितनी है, यानी कि वैलेंसी निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या पहले आपको उसको निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैं इसकी Fe की ऑक्सीडेशन संख्या मैं आपको निकालता हूं। देखिएगा पोटेशियम पे कितनी वैलेंसी, +1। +1 क्यों होती है पोटेशियम की बेटा, पोटेशियम का एटम नंबर 19 नंबर 2 8 और 1, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली डोनेट करेगा, तो +1 होगी पोटेशियम की। चलिएगा +1 होगी पोटेशियम की। एक पोटेशियम की +1 कितने पोटेशियम, 4 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिएगा। 4 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, प्लस जिसकी हमें निकालनी है उसकी मान लीजिए x, ये मान लिया हमने x, प्लस Cn की कितनी होती है, -1। Cn की वैल्यू होती है -1। कितने Cn है, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल 0 रिजल्ट आप लिख दीजिएगा। अगर इस पर कोई चार्ज होता तो चार्ज आ जाता, चार्ज नहीं तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट 0 आता है। ये ऑक्सीजन संख्या आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा दी जाती है, फिर भी मैं यहाँ निकाल रहा हूँ सबकी। तो +4, ये +4 आ जाएगी बेटा, प्लस x -6 इजिकल टू 0, -6 +4 तो x प्लस x -2 हो जाएगा बेटा इजिकल टू 0। तो x बराबर इधर पहुंच जाएगा 2, तो माइनस का है इधर पहले, तो इधर प्लस का हो जाएगा +2, यानी x की वैल्यू +2 आ गई। इसका मतलब यह है कि Fe पर इस समय +2 चार्ज है, यानी Fe आयन की फॉर्म में है इस समय, इस केस में जो आप दिखाई दे रहे हैं K4FeCN6 में Fe +2 की फॉर्म में है। चलिए ये तो हमें मालूम पड़ गया +2 की फॉर्म में, ये रफली वर्क होता है, कुछ नहीं करना पड़ता, बस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, यानी 11th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा वहां से निकाल लीजिएगा, या यहाँ मैंने बता दिया है कैसे आपको निकालना है। चलिए ये रफली वर्क है, यहाँ कुछ इसमें कुछ करना नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यानी Fe इस समय +2 की फॉर्म में है, ये बात आपको पता होना ही चाहिए। चलिए अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। +2 की फॉर्म में जब खाली Fe था उस समय कहानी क्या थी वो आप पहले देखें, +2 की फॉर्म की बात करेंगे आप। Fe का 26 एटॉमिक नंबर 26 हो गया, इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो Ar आर्गन के आगे की बने, यानी 18 आर्गन 18 होता है, 18 से आगे की कहानी शुरू करें। 3D आएगा और 4s आएगा। क्योंकि हमें 26 का करना है तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा और यहाँ पर 6 लिख दीजिएगा। ये 3D सीरीज की कहानी है पूरी, यानी 21 से लेकर 30 तक जितने भी एलिमेंट है सबका ऐसे कर देना है। जैसे अगर मैं बात करूं 27 का, हम बात करूं 28 का, मैं निकेल का बात करूं 28 का, तो देखो Ar यानी 18 हो गया, यहाँ से 3D आप लिखेंगे
4s आप लिखेंगे, 28 का मतलब है 2 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे, आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं 27 की, कोबाल्ट की बात करता, 27 का मतलब ए आर हो जाएगा बेटा, 3D हम यहाँ लिखेंगे, 4s हम 27 है तो 2 यहाँ लिख देंगे, 7 हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से कर पाएंगे। हमें करना जिसका हमें उससे मतलब रखना चाहिए, हमें ज़्यादा और फालतू की बात नहीं करनी है। हमें करना है FE का, तो हमने FE का कर दिया। लेकिन इस केस में FE किस फॉर्म में है, +2 की फॉर्म में है, तो हमें +2 की फॉर्म का हमें निकालना है। यानी कि FE +2 की फॉर्म में है, उस केस में क्या कहानी होगी इस FE की, वो हमें ध्यान देखना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 3d6 है बेटा, तो आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, यानी कि इस S से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देंगे दोनों, तो ये हमारा खाली हो जाएगा। यानी कि 4s0 हमारे पास आएगा, 4s0 हमारे पास होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल चुके हैं, प्लस पॉजिटिव 2 चार्ज है, इस वजह से। अब 4s के बाद में 4p होगा, वो भी खाली होगा, 4p0 होगा। हमने बना दिया है क्योंकि हमें हार्डवेयर चाहिए, हमें चेक करना है कि 4p में भी जाएगा नहीं जाएगा, वो समय बताएगा आपको। चलिए अब हम हुम्स का रूल लगा दें, उनके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को भर दें, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, मैं भर देता हूँ यहाँ। हमें डी की बात करनी है, डी में मैं कितने ऑर्बिट होते हैं, 5, ठीक 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 हो गए। उन्होंने ये बताया था इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी स्टार्टिंग में, पहले एक ही इलेक्ट्रॉन भरेगा, जब बचेगा तो फिर दोबारा से हम पेयरिंग कर लेंगे उसकी। तो पहला इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां और छठा ये हमारे पास आता है। क्लियर हो गया? यानी कि ये कहानी है 3D की, 3D की, जो कि ये आपको नजर आ रही है ऊपर। सही है। अभी मैंने अगर 4s की बात करें तो खाली रखते हैं हम, s में तो 1 किलोमीटर ऑर्बिटल होता है, p में 3 होते हैं, तो तीनों को आप यहाँ बना सकते हैं, 1 2 ये कहानी है 4p की। अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके अंदर, अभी इलेक्ट्रॉन सिर्फ डी के अंदर है, ये तो मैंने बना दिया है आपको खाली ऑर्बिटल, क्योंकि हमारे पास 6 Cn है, 6 लिगेंड है, वो लिगेंड Cn के 6 हैं। क्लियर? अब आप देखिए क्या ये लिगेंड पेयरिंग करेगा? अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग कर जाएगा, और वीक है तो पेयरिंग नहीं करेगा। मैंने स्ट्रॉन्ग में लिखा ही इस लाइन को, Cn स्ट्रॉन्ग में आता है, देखिए आप चेक कर लीजिए अपनी कॉपी में, अगर आपने लिखा है Cn स्ट्रॉन्ग में आता है, इसका मतलब है ये पेयरिंग कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जो जहां पेयर है वो तो ठीक है, जहां पेयर नहीं है वहां पेयर आप अपने आप बना दीजिए। देखिए ये तो पेयर हमारे पास है ही, 2 आ रहे, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो पेयर है ही, पेयर मतलब जोड़ा। यहां देखिएगा, यहाँ पेयर नहीं है, यहाँ पेयर नहीं है, 4 पेयर नहीं है, तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर बन सकते हैं? 2। सीधी सी बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो हम यहाँ से मिटा करके मैं इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ लगा दूं भैया, कोई परेशानी? पेयरिंग हो गई हमारी, इसे कहते हैं पेयरिंग। अगर ये इसकी जगह वाटर होता तो पेयरिंग नहीं करता, फिर खाली खाली रहते वो, अभी खाली वाली बात में बताऊंगा। तो यहां पर ये कहानी है। अब आप देखिएगा हमारे पास एक CN कितने इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है? 2। मोनोडेंटेड लिगेंड है ये, एक CN 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। तो जहां खाली है, कहां का खाली है, और कितने CN हमारे पास? 6, और खाली ऑर्बिटल में जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन, तो एक CN तो भैया एक खाली इसको दे देगा पूरा पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए हमारे पास। दूसरा CN इसको दे देगा, CN 2 इलेक्ट्रॉन खाली खाली है, ठीक है। तीसरा CN इसको भी दे देगा, ये भी खाली है, चलिए। चौथा CN यहां आ जाएगा, ये देखिए आप। 5वां CN आपके पास यहां आ जाएगा, ये छठा CN हमारे पास यहां आ जाएगा, यानी ये इसको पेयर दे देगा तब। और लिगेंड आप जानते हैं, लिगेंड इलेक्ट्रॉन का पेयर देते हैं, तो जहां खाली भरे हुए ऑर्बिटल थे वो फुल फिल हो जाते हैं। अब आप देखिए हाइब्रिडेशन क्या नजर आपको आ रहा है, देखिएगा। अगर मैं हाइब्रिडेशन की बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, आपको क्या नजर आ रहा होगा? कितने, एक तो डी क्या था, डी की कितने यूज हुई? 2,
चलिए D2, S का कितना यूज हुआ, एक S, P के कितने यूज हुए, 3, sp3, ये इसका हाइब्रिडेशन होगा। जहां आप लिगेंड से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उन ऑर्बिट को काउंट कर लेंगे, काउंट करने के बाद में आप बता देंगे कहाँ का इलेक्ट्रॉन हमने भेजे थे। डी का था ये पार्ट पूरा का पूरा डी का था बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पार्ट एस का था, तो एक ही है तो एक ही बना दीजिए आप। ये पूरे के पूरे इस पी के थे, ये ऐसे करते हैं तो बड़े आराम से आप बता पाएंगे कहाँ कहाँ हमने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया था। तो हमने दो तो हमने किए डी में, एक एस में और 3 पी में, तो 6 CN थी, इसलिए हमें खाली ऑर्बिटल चाहिए थे, वहीं इलेक्ट्रॉन को भरना था। तो ये हमारा आ गया D2sp3 हाइब्रिडेशन। पहला क्वेश्चन तो हमारा भैया यहां से क्लियर हो गया। बताइए इसमें क्या परेशानी थी, बशर्ते वो आपको याद करना पड़ेगा जो मैंने पहली लाइन में लिखवा दिया है। तो आप हाइब्रिडेशन तो बड़े आराम से बता सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता हो कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा वीक लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कर जाएगा, और अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग बिल्कुल नहीं करेगा। बस यही ध्यान रखना है, कहाँ पेयरिंग करनी है, कहाँ पेयरिंग नहीं करनी है। चलिएगा, मैं दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। चलिएगा ज्योमेट्री पे भी आ जाता हूं। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी ज्योमेट्री भैया क्या होगी बताइएगा जरा। जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति इसकी क्या होगी। मैंने बताया था हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, D2sp3, डी के 2, एस का 1, 3 हो गया, पी के 3, 6 हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। ये कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है, तो टोटल कितना आ गया, 6 के लिए क्या होती है ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में लिखवा दिया है, उस चार्ट को भी आपको याद करना है। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होती है, मैं लिख देता हूं बेटा, क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होगी। दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी हो जाता है। तीसरी बात, ये अनुचुंबकीय होंगे या प्रतिचुंबकीय होंगे, वो बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि डायामैग्नेटिक होंगे ये या पैरामैग्नेटिक होंगे। अगर पेयर बन गए हैं तो डायामैग्नेटिक होगा, यानी कि प्रतिचुंबकीय होगा। और अगर पेयर नहीं बना, कोई एक भी अनपेयर्ड रह गया, कोई भी खाली रह गया, तो वो अनुचुंबकीय होगा, यानी कि वो पैरामैग्नेटिक होगा। यहां पर देखिएगा सारे के सारे पेयर हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी पेयर बन गए हैं। यानी कि अब अगर मैं बात करूं तो ये बताइए, ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, यानी पेयर बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि डायामैग्नेटिक है। कैसा है बेटा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक है। मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है ये तीसरा क्वेश्चन है, आपको यहां से नजर आएगा, ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। तो इस थ्योरी को पढ़ने से, ये बीबीटी में आता है, इस थ्योरी को पढ़ने से 2-3 चीजें तो आपको क्लियर होती चली जा रही हैं। एक तो आपको हाइड्रेशन मालूम पड़ जाएगा, एक बात उसकी ज्योमेट्री जो मैंने वहां नहीं लिखाई है, यहाँ पर ज्योमेट्री मैंने बता दिया है, ज्योमेट्री कैसी होगी, और ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। अगर पेयर बन गए हैं तो प्रतिचुंबकीय होगा, डायामैग्नेटिक होगा, और पेयर नहीं बनते तो वो अनुचुंबकीय होगा। तो 3 बातें हम यहाँ क्लियर कर चुके हैं। चौथी बात की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ, जो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका कितना होगा, यानी चुंबकीय आघूर्ण इसका कितना होगा। चौथे क्वेश्चन का जरा आप देखिएगा, चौथा क्वेश्चन, चौथा वाला पार्ट, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा इसका। इसे तो बोलते हैं म्यू बराबर होता है √n+2, ये फॉर्मूला होता है बेटा चुंबकीय आघूर्ण का। वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां n जो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं है, सारे के सारे पेयर है, तो n बराबर 0 आ जाएगा। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, √0+2, टोटल कितना होगा, म्यू इक्वल टू 0, यानी कि म्यू की वैल्यू यहाँ 0 आएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट इसका 0 होगा। 4 बातें आपको यहाँ समझ में आई। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, डायामैग्नेटिक होगा नहीं होगा,
ज्योमेट्री क्या होगी और हार्ड रिडक्शन इसका क्या होगा। एक बात और इसके द्वारा मालूम पड़ जाएगी आपको, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो आप देखिएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है 2s+1। मैं यहां कर देता हूं स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में कितनी होगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहां लिख देता हूं मैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी बेटा, वो होती है 2s+1। अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए s की वैल्यू +1/2 आती है। अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए s की वैल्यू +1/2 आती है। अगर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए +1/2 आएगी। यानी एक के लिए +1, एक के लिए अगर मैं बात करूं एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैल्यू +1/2, और दो होते तो +1/2, टोटल कितना हो जाएगा, एक। तीन होते तो बेटा +1/2 और +1/2, 3 बार लिखते इसको, समझ में आ नहीं आ रहा। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू जो होती है +1/2 होती है। ये आप ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं करना आपको। इसका फॉर्मूला होता है 2s+1। देखिएगा 2s+1, तो मैं लिख सकता हूं बेटा 2 इंटू, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है तो s की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 +1, तो कितना हो जाएगा भैया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी आ जाएगी, आपको इसकी तो वैल्यू 0 हो गई पूरी, 0+1, तो ये तो 1 आ रही है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 आ रही है बेटा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 आ रही है। क्या इसकी 1 आ रही है, रिजल्ट में मैं देखना चाहूंगा। बिल्कुल, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 आ रही है, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 आ जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपको आंसर आपको मिल जाएंगे। थोड़ा हौच पौच तो लग रहा है, पर मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कराया है, और भी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो वहां से आपको और क्लियरिटी नजर आएगी। तो 4-5 बातें आपको यहां से मिल जाती हैं, और ये यूपी बोर्ड में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो ये बहुत सारी बात पूछी जाती है कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, ये प्रतिचुंबकीय है या अनचुंबकीय है, या इसका संकर्ण कितना होगा, या इसकी ज्योमेट्री कितनी होगी। ये सारी 4-5 बातें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। कंपाउंड एक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने एक साथ सारे के सारे एग्जाम्पल्स करा करके लेके आया हूँ, बना करके लाया हूँ कि भाई मेरे बच्चे उन सब चीज़ों को सीख पाएं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। जो बच्चे ये परेशान करते हैं ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, फिर आप स्वयं करके देखना, मेरे साथ साथ आनंद आया करने। इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ऐसे भी लाऊंगा जहां पेयर नहीं होंगे, पेयरिंग नहीं होगी, यानी वीक लिगेंड भी मैं लेके आऊंगा, तो वहां पर आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पेयरिंग होगी या पेयरिंग नहीं होगी। चलिए अब सेकंड मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं। अब तक मैंने पढ़ाया था K4Fe वाला, अब मैं पढ़ाऊंगा K3Fe वाला। तो उसमें थोड़ा डिफर हो जाएगा, पर आनंद आएगा करने में। अब आप लोग साथ के साथ करना मेरे साथ में। K3Fe में वही सारे क्वेश्चन, पहले हार्डवेयर से निकालना आपको, फिर ये अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय वाला या डायमैग्नेटिक है पैरा, और फिर उसके बाद में मैग्नेटिक मूवमेंट इसका कितना होगा, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मल्टीप्लिसिटी वगैरह वो सारे क्वेश्चन भी इस टॉपिक में भी करने हैं आपको। चलिए मैं निकालता हूँ पहले हार्डवेयर। तो हार्डवेयर निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा इस Fe पे कितना चार्ज है। तो देखिएगा Fe पे मैं चार्ज निकाल लेता हूँ पहले, K का +1, चलिएगा +1 तो K3 प्लस Fex प्लस Cn⁻1 इंटू 6 = 0। तो प्लस के 3 प्लस के x माइनस के 6 = 0। तो माइनस के 6 है प्लस के 3, तो बचेगा आपका x माइनस के 3 = 0। x बराबर माइनस का चिन्ह उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, x बराबर +3। तो इस समय Fe के पास +3 चार्ज है। चलिए उसको मिटा देता हूँ, ये रफ बात आपको करना है, हर किसी क्वेश्चन में ये करना है। चलिए
Fe इसमें +3 की फॉर्म है। पहले Fe जनरली Fe कितना है वो आप देखिए, 26 का बेटा Fe का। तो Fe का AR 18 से मैं शुरू करूंगा, AR 18 के बाद में 3D में लगा दूं और 4S में लगा दूं, तो 2 और 6 में लिख दूं उसका। चलिए अब Fe पॉजिटिव 3 है हमारे पास, तब क्या हुआ, तो AR 18 हो गया बेटा, 2 यहाँ से निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, पहले आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, उसके बाद में बच्चे को चाहिए एक यहाँ से निकाल दिया, हमें निकाल दिया 3 ही है ना, तो 3D5 हमारे पास ये कहानी आ जाएगी 3D5। चलिए इसके बाद डी में कितना, 5 कॉलम बना लीजिए भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा, भर दीजिए पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा चौथा और 5वां। क्लियर। आगे ये 4s 0 हो जाएगा यहाँ जो निकल चुका है इलेक्ट्रॉन, और 4p भी 0 आगे होगा, अगर यूज करेंगे तो कर लेंगे, अदरवाइज पड़ा रहेगा। यानी एक इसका बना लूँ मैं 4s 0 वाला, और 3 आपके 4p 0 वाले भी बना लेता हूँ। चलिए ये कहानी इनकी है। चलिए क्या ये पेयरिंग करेगा, सबसे पहली बात तो ये, क्या ये पेयरिंग करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग कर जाएगा। तो देखिए बेटा क्या कर जाएगा, ये CN इधर है, तो इसमें देखिए बेटा ये 1 2 3 4 5 सारे अनपेयर है, तो 5 हैं, तो जा रहा है पेयर कितने बन जाएंगे बेटा इसमें, एक मैं यहां से उठा के यहां लगा दूं, एक इलेक्ट्रॉन इसको खाली कर दूं बेटा, दूसरा मैं यहां लगा दूं, इसको खाली कर दूं, तीसरा खाली रह जाएगा। देखो कहां में पेयर करूं, इसकी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन भाई। 5 के क्या पेयर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते ना। चलिए अब आप देखिए ये सब खाली रह गया मामला। अब हमारे पास 6 साइनाइड है, तो खाली ऑर्बिटल वहीं पर इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बस ज्यादा इससे ज्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां FCN देगा। इलेक्ट्रॉन मैं ये कह रहा हूं कि इनको तो इन पे तो पेयर है ही, इनको तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, कहां देगा। अगर मैं इस पर भी एक CN दे दूं, और एक CN को 2 इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, तो एक ऑलरेडी पहले से है, तो इस पर हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसीलिए CN यहां इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं करेगा। जो खाली ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहा है वहां इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा। क्लियर हो रहा है। अच्छा, इसके बाद कितने CN 6, तो इसको भी दे देगा भैया, इसको भी दे देगा 6, 2 आ गए, तीसरा यहां दे देगा। चलिए चौथा हमारे पास CN यहां दे देगा, ये आपका CN है, यहां दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये CN लास्ट में छठा है आपका, यहां दे देगा। अब आप देखिए हाइब्रिडेशन कहाँ यूज हुआ आपका। पहले मैं निकालूंगा हाइब्रिडाइजेशन। देखिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा, वही D के 2 यूज हुए, S का 1, P के 3, तो D2sp3 हो गया। अब D2sp3 आएगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 2 3 और 1 4 और 2 6 होता है, तो टोटल आपका पता ही है। तो ज्योमेट्री आपकी पहला क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्री देखिए आप, ज्योमेट्री कितनी होगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल। अब आप देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरा होगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, ये पैरा होगा, यानी कि अनुचुंबकीय होगा। अगर पेयर होता तो पुराना जो पीछे मैंने एग्जाम्पल कराया है डायमैग्नेटिक होता, लेकिन यहाँ पर अनपेयर आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका क्या होगा बेटा, ये होगा पैरामैग्नेटिक, यानी कि अनुचुंबकीय ही होगा, प्रतिचुंबकीय नहीं होगा। पेयर होते तो होता, अनपेयर एक है, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ये अनुचुंबकीय होगा। तीसरी चीज, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आप निकालिए, म्यूजिकल टू कितना होगा बेटा, म्यूजिकल टू √ n+2 होता है फॉर्मूला। n क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है सर जी, तो म्यू बराबर आ जाएगा √ कितने अनपेयर है, 1, तो n की वैल्यू 1,
ये n की वैल्यू 1 + 2, तो आपका म्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 इंटू टोटल हो जाएगा 3, तो म्यू इक्वल टू √3, और √3 की वैल्यू कितनी हो रही बेटा? √3 की वैल्यू बताइए 1.7, निकाल लीजिए आप √3 की वैल्यू। √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.732 के करीब आएगी आपकी वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर हो गया? तो 4 क्वेश्चन के आंसर आपने इस टॉपिक से दे दिए। आप चाहें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी आप निकाल सकते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैं यहां निकाल देता हूं, चलिए मैं यहां निकाल देता हूं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू होती है 2s + 1। एस की वैल्यू कहां से आई? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एक, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है +1/2। चलिएगा, तो जगह पर 2 इंटू 1/2 + 1, तो आपका कट जाएगा बेटा, टोटल आ जाएगा 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी अब इसकी बात। तो इस तरीके से आपके 5वां टॉपिक आपका ये, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि किस पर कितना हाइब्रिडेशन होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी। चलिए मैं और एग्जाम्पल के साथ आपको और जोड़ता हूं। 2 मैंने करा दिए हैं, तीसरा बड़े इतना से आप करिएगा कि पेयरिंग होगी नहीं होगी। अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है। वीक होगा तो नहीं होगी, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी। चलिए मैं आगे क्यों बढ़ता हूं तीसरे एग्जाम्पल के साथ। CONH3 का होल 6, इसको मिटा देता हूं। चलिए, CONH3 का होल 6, तीसरा एग्जाम्पल CONH3 का होल 6 की पावर +3 है भैया। तो वही बात देख लीजिए बेटा, कोबाल्ट इस समय किस फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लीजिए कोबाल्ट का। निकालते हैं सर जी, इसको x मान लें, अमोनिया का 0 इंटू 6 इक्वल टू +3, ये +3, जो आयन है वो यहाँ आ जाएगा। कुछ तो आयन नहीं होता तो 0 आता, प्लस के तो प्लस का आएंगे, माइनस के तो माइनस का आएंगे। ये बात आपको 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा दी गई होगी, नहीं पढ़ाई तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमने निकालना है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, हमें निकालना है कोबाल्ट किस फॉर्म में इस समय, कितने आयन की फॉर्म है, इस पर कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है, उस फॉर्म को हमें निकालना है। तो x हमने मान लिया, अमोनिया न्यूट्रल होता है इसलिए 0 6 इक्वल टू, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो 0 आता, प्लस है तो प्लस के 3 आ जाए, माइनस होता माइनस के 3 आ जाते। ठीक है, चलिएगा, x इक्वल टू आपका आ जाएगा +3। तो इसमें कोबाल्ट +3 की फॉर्म है, ये आपको पता लग गया। चलिए ठीक है सर, पता लग गया कोबाल्ट +3 की फॉर्म है। चलिए, कोबाल्ट +3 की फॉर्म में हमें पानी पड़ गया, तो कोबाल्ट का पहले ऑर्डिनलिटी निकाल लें, जैसे अभी हम निकालते हैं कोबाल्ट का एटम नंबर कितना, 27। यस सर, 27 होता है कोबाल्ट का एटम नंबर। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिडेंस करें बेटा, AR हो जाएगा, R गुना 18 का मतलब 3D, और आपका मतलब 4s पर 2 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, तो 27 हमारे पास आ गया नजर। चलिए, अब मैं कोबाल्ट +3 की फॉर्म में है, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 तो हम बाहर से निकाल दें, एक हम यहाँ से निकाल दें, तो 3d6 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है सर, और 4s0 हमारे पास हम निकाल चुके हैं बेटा, और 4p का यूज करना पड़ा तो हम कर लेंगे, यहाँ भी 0 हम लिख देंगे। चलिए, इसका हम बना लें ऑर्बिटल, डी है तो आपका बन जाएगा, आपका ये देखिएगा, 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा पे दे दीजिएगा। 4s खाली, ये आपका 4s खाली पूरा, ये पी के भी तीनों खाली। चलिए, क्या ये पेयरिंग करेगा, अमोनिया स्ट्रॉन्ग है वीक है,
अमोनिया स्ट्रॉन्ग में वीक है, स्ट्रॉन्ग में आता है अमोनिया, पेयरिंग कर लेगा। ठीक है सर जी, पेयरिंग कर लेगा तो बेटा ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। चलिए तो मैं यही इसको लगा दूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये पेयरिंग कर रहे हैं। चलिए 2 खाली रह गए, यहाँ एक खाली रहेगा एस का और 3 खाली रहेगा पी का, 6 अमोनिया है। तो बेटा एक खाली खाली पे ही हमें इलेक्ट्रॉन को भाई इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे खाली ऑर्बिटल में, जहाँ जगह खाली है वहीं तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है सर, एक अमोनिया इसको दे देगा बेटा पूरा पेयर, ये है सर जी। दूसरा अमोनिया इसको दे देगा पूरा का पेयर। ठीक है सर जी। तीसरा अमोनिया आप देख पा रहे हैं, इसको दे देगा बेटा, पेयर हो गया। इसको दे देगा चौथा अमोनिया, ये भी हो गया। 5वां अमोनिया इसको दे देगा बेटा, और 6ठा अमोनिया इसको दे देगा, ये पेयर हो गया। यानी हाइड्रोजन क्या आ गया बेटा, D2sp3 फिर आ गया भाई। हाइड्रोजन पहला आंसर हमें मिल गया, हाइब्रिडाइजेशन का पहला आंसर मिल गया हमें, कितना है, D2sp3। अब इत्तेफाक की बात है, तीनों केसेस में D2sp3 आ गया है। एक आध केस ऐसा बताऊंगा जो नहीं आया। चलिए हाइड्रोजन ये आ गया बेटा। ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों आएगी ऑक्टाहेड्रल, 3 पी के 1 एस का 4 और 2 है 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल। आप क्या ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डायमैग्नेटिक है। क्लियर, बिल्कुल सही है, डायमैग्नेटिक। ये क्या है बेटा, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है। इसका मतलब ये प्रतिचुंबकीय है, ये प्रतिचुंबकीय है। यहां से तो क्वेश्चन ये तो चुंबक वाला आता ही आता है, नो डाउट। दूसरा, चौथी बात, अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक मूवमेंट की, क्या होगा बेटा, म्यू बराबर होता है अंडर रूट n प्लस अंडर रूट म्यू इक्वल टू अंडर रूट n, तो n+2। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, तो म्यू इक्वल टू 0। जब n की वैल्यू 0 है तो ये सब 0 हो जाएगा पूरे टोटल, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसका 0 आ गया। अगर मैं बात करूं 5वीं बात स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो बेटा कोई भी अनपेयर नहीं है, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1, तो कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो s की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो जब s की वैल्यू 0 हो जाएगी तो रिजल्टेंट है 2 × 0 + 1, तो ये पूरी वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगी बेटा 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस केस में भी 1 नजर आएगी आपको। तो इस तरीके से आप इसका भी रिजल्ट आप आराम से निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन आप निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री आप निकाल सकते हैं, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है वो आप निकाल सकते हैं, म्यू कितना है, मैग्नेटिक मूवमेंट इसका कितना है वो आप निकाल सकते हैं, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो 5वां जो क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से वो आप निकाल सकते हैं। यानी कि इससे जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप हर बात को निकाल सकते हैं, बशर्ते आपने मेरी उन बातों को ध्यान दिया हो जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। चलिए एक और लेके चलता हूँ एग्जाम्पल, फिर आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा बेटा। आपका मैंने FeH2 का होल 6 पॉजिटिव 2 चार्ज मिटा देता हूँ बेटा इसको। अब आप कर पा रहे होंगे मेरे साथ साथ, चलिएगा चलिएगा आप देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल और लेके चलता हूँ, FeH2O का होल 6 पॉजिटिव 2, FeH2O का होल 6 पॉजिटिव 2 चार्ज। वही बात, Fe इस समय किस फॉर्म में है वो आप देखिएगा, Fe+2 की फॉर्म में है, क्यों, x मान लीजिए +0 × 6 = +2, तो ये वैल्यू पूरी 0, तो x = क्या हो जाएगा फिर +2, यानी Fe इस समय +2 की फॉर्म है, क्यों, वाटर भी न्यूट्रल होता है, इसलिए H2 की वैल्यू भी 0 आपको लगानी है। जैसे अमोनिया में 0 लगाई थी वैसे H2O में भी 0, तो अमोनिया भी न्यूट्रल था, वाटर भी न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रल के केस में उसकी वैल्यू 0 आएगी। चलिए इसको मिटाता हूँ। Fe इस समय हमारे पास +2 की फॉर्म में है। पहले Fe का ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखिएगा, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 AR 18 से शुरू करूंगा मैं, 3d6 4s2, अब तो निकालना सीख गए होंगे भाई, ठीक है। हमें Fe+2 की फॉर्म में, तब कहानी क्या हो जाएगी बेटा, AR, अब 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से निकाल दूँ तो 3d6 रह जाएगा हमारे पास, 4s 0 हो जाएगा, और 4p आगे आएगा, वो भी 0 है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो मैंने बना दी है, जरूरत पड़ेगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है।
अब डी का मैं कितने बेटा, ये डी में अब बनाता हूं आपको 5, पहला दूसरा तीसरा और एक बड़ा दिन चौथा। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और हमारा छठा ही आ गया। एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, पी में आपके खाली है तीनों, ये पी की कहानी है तीनों की, ये एस की कहानी है। चलिए क्या ये पेयरिंग करेंगे, क्या ये पेयरिंग करेंगे, वाटर है हमारे पास लिगेंड, क्या ये पेयरिंग करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे सर, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कुछ नहीं हिलाना डुलाना इसके अंदर। अब आप देखिएगा भैया, जब इस पेयरिंग नहीं करेंगे तब क्या कहानी हमारे पास हो सकती है, वो आप देखिएगा बेटा। अब हमें वाटर मॉलिक्यूल हमें यहां इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि पहले से एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पर जो आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, इस स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है और पेयरिंग नहीं कर रहा है वो। और हम वाटर से अगर एक इलेक्ट्रॉन डालें, मैंने पूरा पेयर पे, वाटर भी पूरा पेयर ही देगा, एक इलेक्ट्रॉन तो देता नहीं वो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे 3, और एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रहते नहीं, इसीलिए हमें खाली ऑर्बिटल की जरूरत है। हमें यहाँ से निकालना डालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वाटर H2O यहाँ दे देगा, एक तो यहाँ में बेटा, दूसरा H2O यहाँ दे देगा, तीसरा हमें यहाँ दे देगा, चौथा हम यहाँ दे देगा। अभी हमें बचे 2 और, तो हमें S होगा, P और D भी खाली बना हुआ कोई, D में यहाँ बना लेता हूँ बेटा, D में खाली बना लेता हूँ यहाँ, थोड़ा सा जगह कम है, कोई पसंद नहीं, मैं थोड़ा सा और मिटा के दोबारा से बनाता हूँ, अभी आपको ऐसा एग्जाम्पल पहली बार आया है तो मैं इसको दोबारा से मिटा के बना देता हूँ। चलिए यहाँ 3D का केस है बेटा, ये 3D की केस में ये मैं कहानी यहाँ बना देता हूँ। 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, ये पेयरिंग नहीं करेगा। ये एस की कहानी यहाँ बना देता हूँ, एस खाली, इस पी की कहानी में यहाँ बना देता हूँ बेटा, ए, ये टी और डी और ले लेता हूँ बेटा, डी भी खाली है अभी इस समय, ये एक एस के बाद डी आया, पी के बाद डी आएगा ना, एस आ गया, पी आएगा, फिर डी आएगा, डी में 5 बन जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा। चलिएगा, तो इनमें तो वाटर इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वैसे है, जहाँ खाली है वहां देख लीजिएगा। ये मैंने बना दिए हैं, ये मैंने बनाए इसलिए क्योंकि हमें जरूरत है, अगर जरूरत नहीं होती तो हम इस डी को भी नहीं बनाते, क्योंकि हमने पहले वाले केसेस में, दूसरे वाले केस में कहाँ बनाया हमने, हमें जरूरत है, क्योंकि हमारे पास 6 लिगेंड है और एक लिगेंड एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन करेगा, तो हमें 6 ऑर्बिट हमें खाली चाहिए, इसीलिए हमें डी की भी बनानी पड़ेगी। डी कितने यूज होंगे ये आप अपने बता दो। देखो बेटा, ये एक तो यहाँ वाटर देगा पूरा पेयर, चलिए सर, दूसरा आपको यहाँ दे देगा पूरा पेयर, ठीक है सर, तीसरा पेयर आपको यहाँ दे देगा, ठीक है सर, चौथा पेयर आपको यहाँ दे देगा, पांचवा वाटर मॉलिक्यूल आपको यहाँ दे देगा बेटा, और छठा आपको यहाँ दे देगा, यानी ये आपके दोनों खाली, तीनों खाली बचे रहेंगे। अब कितने ऑर्बिटल यूज हुए देखिएगा, अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तब कितना आएगा इसका, देखो बेटा एस का 1, चलिए सर एस 1 हो गया, पी के कितने 3, एस पी 3 हो गया, डी के कितने 2, डी 2 हो गया। अच्छा, उन सारे केस में डी पहले आ रहा था, लेकिन क्योंकि डी यहाँ एंटर कर रहे इलेक्ट्रॉन हमारे, अब इस केस में डी बाद में हमारे यूज हो रहा है, तो इस तरीके से sp3 d2 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। उन केसों में d2 sp3 आ रहा था, बार बार बना के उन स्ट्रक्चर को देखना, आपको मालूम पड़ जाएगा sp3 d2 कब हाइब्रिडेशन आएगा या d2 sp3 कब आएगा, दोनों केसेस अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास sp3 d2 बेटा, ज्योमेट्री फिर वही आ गई, दूसरे केस की ज्योमेट्री फिर वही आ गई बेटा, ज्योमेट्री कितना हो जाएगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, 3 है तो 5 और 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल होती है। आप देखिए, आप क्या ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, बिल्कुल नहीं, ये डायमैग्नेटिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अनपेयर है, इसका मतलब है पैरामैग्नेटिक है, यानी आंसर इसका पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि अनचुंबकीय होगा। तीसरी बात, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा,
बिल्कुल होगा। यानी म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन, एन प्लस टू, कितने अन पे इलेक्ट्रॉन है 4, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, तो 6, 6 चौक 24, यानी म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका अंडर रूट 4, 4 और 2 हो जाएगा 6, और कितना हो जाएगा बेटा म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 34, इतना आप हो जाएगा, सॉरी 24, 20 कितना दे बेटा 24, ठीक, 4 6 24, ये म्यू की वैल्यू आप करेंगे। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन डायब, वैसे तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं यहीं से आप पाएंगे, पैरामेग्नेटिक, ये तीन ही आपके क्वेश्चन इस लेवल पे मिलेंगे, 12th लेवल पे मिलेंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो 12th लेवल में कभी नहीं पूछा गया, पर पूछ लिया जाता है तो आप बता देंगे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी या उसका मैग्नेटिक मोमेंट उसका कितना होगा, ये बात आप आराम से बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और मैं लेके आपके लिए आता हूं, जहां पर एक एग्जाम्पल और मैं आपको दूंगा, जहां पर ये बीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी काम नहीं करती है, वो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। और उसके बाद में फिर हमें एक थ्योरी और पढ़नी पड़ेगी, वो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें नेक्स्ट वीडियो पे लेकर के आऊँगा। मैं उस एग्जाम्पल को भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि कभी वो एग्जाम्पल आ जाए, वैसे तो हालांकि 12th लेवल पर नहीं आएगा, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल बहुत आते हैं, तो मैं आप लोग थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, पर आप बैठे रहिए ध्यान से और कोशिश कीजिए उसको भी करने का। चलिएगा मैं शुरू करता हूँ, पर वो थ्योरी बीबीटी वहाँ काम नहीं करती है, इसलिए उसका रिजल्ट गलत आता है। तो कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड में इसको मैं मिटाता हूँ, मैं उस टॉपिक की ओर चलता हूँ, उस क्वेश्चन की ओर ढूंढता हूँ, वो क्वेश्चन कहाँ है मैं देख लेता हूँ बेटा, वो क्वेश्चन किधर है जहाँ पर बीबीटी काम नहीं करती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जहाँ काम नहीं करती है, वो टॉपिक मुझे मिल जाना चाहिए भाई। चलिएगा, एम एन सी एन का होल 6 नेगेटिव 3 चार्ज, इसको मैं मिटा देता हूँ बेटा, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, अब बच्चे ये कहते हैं कि सर जब ये बैलेंस बोर्ड थोड़ी काम ही नहीं की तो आपने फिर क्यों बताई, कुछ केसेस में काम नहीं करती है, इसलिए हमें फिर एक थ्योरी और पढ़नी पड़ती है। वैसे तो यहीं से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो केस आप नोट कर लीजिएगा, एम एन सी एन का होल 6 नेगेटिव 3 चार्ज, एम एन सी एन का होल 6 नेगेटिव 3 चार्ज। आपसे पूछा गया क्या ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। देखिएगा, एम एन का आइटम नंबर, आप एम एन इस समय किस फॉर्म में है वो आप देख लीजिएगा। एक्स मान लें बेटा इसको, माइनस के 6 इजिकल टू माइनस के 3, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 3, यानी एम एन इस समय प्लस 3 की फॉर्म में है। आप आखिरी संख्या ऑक्यूलेशन नंबर निकालो तो सीख ही गए होंगे। चलिएगा, इस समय एम एन प्लस 3 की फॉर्म में है, बिल्कुल सही है सर जी। एम एन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, आयरन का 26, एमएन का 25, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज 25, एमएन का 25 निकालो बेटा। ए आर 25, ये 18 शुरू करता हूँ मैं, ए आर 18 होता है बेटा, 3D और 4S 25 का करना तो 2 और 5 कर देता हूँ। एम एन सर प्लस 3 की फॉर्म में था तो प्लस 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिए, तो एम एन प्लस 3 की वाली बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा, ए आर 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3D 4 हो जाएगा बेटा, 4S 0 और 4PV 0 हो जाएगा। चलिए 6 है, 6 चलिए 3D में 4, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, डी के 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 2 4 बने बेटा, एक बना 5वां, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये खाली, ये खाली, पी के आपके तीनों ही खाली। चलिए, क्या ये पेयरिंग करेगा साइनाइड, बिल्कुल करेगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयर कर जाएगा, यानी कि ये इसका पेयर यहाँ बन जाएगा, इसका हम एक ये पेयर हम यहाँ बनाएंगे, पेयरिंग कर जाएगा, कर जाएगा नहीं कर जाएगा पेयरिंग,
बिल्कुल बढ़ जाएगा सर। अब आप ये देखिए, क्या ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो ये बताती है ये डायमैग्नेटिक है, पर एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो ये जो है, ये ये कंपाउंड पूरा का पूरा, इसका आंसर डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरा मैग्नेटिक है। पैरा मैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को, जी हाँ, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक बिल्कुल नहीं है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात का, इसको प्रूफ नहीं कर सकी, जबकि यहां आप देखिए पेयर हैं, दोनों दोनों पेयर हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन ये डायमैग्नेटिक नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक है। इस केस को आप ध्यान रखिएगा, MnCl का होल सिर्फ -3 चार्ज अगर ये पूछता है तो आपको यहाँ पर डायमैग्नेटिक नहीं लिखना है, यानी प्रतिचुंबकीय नहीं लिखना है, आपको केवल लिखना है ये अनचुंबकीय होता है। इसका जवाब जो आपको मिलेगा वो अगली थ्योरी जो आप पढ़ेंगे, वो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उस बेसिस पे आप इसका जवाब दे पाएंगे, तब जाकर के। वैसे 99% क्वेश्चंस आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप प्रूव कर सकते हैं, जितने भी मैंने कराए हैं। 1% या 2%, मैं कहता हूँ कि 95 मान के चलता हूँ, 95% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको इसका आंसर। 5% क्वेश्चन का आंसर जो आपको मिलेगा वो PBT पढ़ेंगे, सॉरी क्रिस्टल फील्ड CFT और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप पढ़ेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और आप ये 2-3-4 एग्जाम्पल्स मैंने आप कराए हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय निकालना बहुत आता है, कौन किसका हाइड्रोजन कितना है वो निकालने के लिए बहुत आता है। इस तरीके से आप पढ़ते रहिएगा, और ध्यान से जब इस वीडियो को आप देखेंगे, पेन पेंसिल लेकर के जब बैठे रहे होंगे शायद आप मेरे बीच में, और एक बात भले ही आप को समझ में नहीं आए, पर इस वीडियो को जब दोबारा देखिएगा, मैं समझता हूं कि आपको एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा, बशर्ते आपने वो चीज़ याद की हो जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दी थी। तो इसके साथ ही मैं अशोक वर्मा, मैं आपसे विदा लेता हूं। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, नमस्कार।